एक्चुअली कुछ दिन थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम की वजह से सब लॉकडाउन के सेम सिचुएशन के अंदर ही है, तो सबको ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। दैट इज़ वाई वीडियोस थोड़ा सा डिले हो गया था आने में। नाउ वी विल बी ट्राइंग टू सर्व यू डेली ऑन अ डेली बेसिस क्लासेस वी विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। सो कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग और अपने आप को बिजी रखो, एंटरटेन भी ज़्यादा करो अपने आप को इस टाइम पे। जो भी करो मगर लर्निंग और एंटरटेन अगर दोनों बैलेंस होगा तो बेटर होगा, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सा लॉकडाउन का इफेक्ट अलग अलग आ रहा है। मन में अलग टाइप का सोच, कोई स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। ये ऑब्वियसली बात है क्योंकि बाहर हम लोग जा नहीं पा रहे, सबका सेम सिचुएशन है। मगर अगर हम लोग उन लोगों के बारे में थोड़ा सोचें जो लोग हम लोग से भी बदतर थोड़ा हार्श कंडीशन में है अभी भी, तो उन लोगों को देखिए कम से कम हम लोग थोड़ा सा हम लोग के लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ रन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक 11th एरर। पिछले वीडियोस के ऊपर बाद ही तुम ये सब देखना, कनेक्टेड भले नहीं है मगर एक के बाद जैसे एक स्टेप होता है और ऑब्वियसली एरर का कनेक्शन तुमको बाद में मिलेगा। बिकॉज एक बार तुमने डायमेंशन मेजरमेंट सीख लिया देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एरर एनालिसिस। बिकॉज कभी भी तुम कोई भी चीज़ को मेजर करोगे तो उसमें कुछ एरर्स आएंगे, कुछ अनसर्टनिटी आएंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट कोई भी चीज़ हम लोग कभी भी दुनिया में नहीं मेजर कर सकते। कोई भी चीज़ का मान के चलो एग्जैक्ट पोजीशन, उसी चीज़ का एग्जैक्ट वेलोसिटी, ये सब चीज़ एग्जैक्टली कभी मेजर नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी रह जाएगा। और हम लोग जो नॉर्मल मेजरमेंट करते हैं ना, कितना भी आँख तेज हो, कितना भी परफेक्ट स्केल हो, उसमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। तो वो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब के बारे में जानेंगे। तो आज का जो मेन मुद्दा है कि एरर्स तो पहले आते कहाँ से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। सो वन इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स, दीज एरर्स कैन बी फाउंड इजीली। इसका सोर्स हम लोग को पता रहता है, हम लोग को पता चल जाता है। एंड इन सिस्टमेटिक एरर्स में भी बहुत सारे टाइप ऑफ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स are something which actually इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन, उसके जो पॉइंट्स डिविजन्स रहते हैं ना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है। अगर जो भी स्क्रू गेज से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, किसी का थिकनेस मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसमें रस्ट लग गया, कोई ना कोई जगह में उसका थिकनेस बढ़ गया, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, इसको बहुत ही क्लीन और क्या बोलते हैं ना, अच्छे कंडीशन में रखा जाता है ताकि कोई भी वेयर एंड टियर ना आए, उसका बैलेंसिंग, कोई उसका जो पॉइंटर है वो घिस ना जाए, फेड ना हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग टच भी करते हैं बेयर हैंड से, क्योंकि ग्लव्स पहन के बड़े बड़े लेबोरेटरी में फिजिक्स का जो भी लैब रहता है उसमें एक्सपेरिमेंट चलता है, तो उसका फिंगरप्रिंट भी उस चीज का थिकनेस को, या जैसे कि थिकनेस मापने का अगर मैं स्क्रू गेज का बात करूं तो मैं हम लोग का फिंगरप्रिंट भी एक माइनर अमाउंट ऑफ थिकनेस बढ़ा देता है, क्योंकि उसका काम ही है बहुत माइनर अमाउंट ऑफ थिकनेस नापना। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है। अच्छा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम हो तो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हम लोग एनवायरमेंटल भी बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल कि हम लोग के जो फिजिकल कंडीशंस है या जो हम लोग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि अगर मैं एक हॉट डे है और मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो हीट डायरेक्टली रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिजिकल कंडीशन, अगर मेरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और मैं डेंसिटी किसी का मेजर कर रहा हूँ तो वो डेंसिटी पे इफेक्ट डालेगा, वो एग्जैक्ट उस मटेरियल का डेंसिटी नहीं दे पाएगा। अब पहले से बारिश हो सकता है, बाहर हो रहा है, हम लोग ने उतना नोटिस नहीं किया, बट द डेंसिटी विल बी चेंज्ड। तो ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल एरर आ सकते हैं। जो भी है, मतलब अगर एयर प्रेशर का डिफरेंस है तो मैं कोई चीज़ का प्रेशर नाप रहा हूँ, कोई चीज़ का डेंसिटी नाप रहा हूँ, एनीथिंग,
रिलेटेड, मगर वो फिजिकल अगर कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है तो दैट काइंड ऑफ एरर इज अ part of systematic error, but it is mainly due to the environmental condition and observational error is something which the observer sometimes make the mistakes, like when we are measuring any length or any reading, we are taking any reading, if we are inclined by some angle and not at right angle 90 डिग्री में अगर हम लोग उस मेजरमेंट को नहीं ले रहे तो व्हाट हैपेंस कि उसको पैरेलल्स एरर भी कहा जाता है। कि कोई जब पैरेलल्स के कॉन्सेप्ट बाद में आएंगे तो हम लोग कोई जब इंक्लाइन लेते हैं तो लाइट कहीं ना कहीं ग्लास के थ्रू, अगर हम लोग ग्लास का स्केल या कोई भी ऐसे ट्रांसपेरेंट चीज का स्केल यूज कर रहे हैं या कोई भी टेढ़ा देख रहे हैं तो लाइट का पाथ की वजह से, कुछ रिफ्रैक्शन होने की वजह से और कुछ और भी अलग अलग हम लोग के जो इल्यूजन क्रिएट होने की वजह से हम लोग असली पॉइंटर को, असली डिवीजन को छोड़ के उसके बाजू वाला या आजू वाला हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो सकता है। अगर ऑब्जर्वेशन में अगर गलती है, अगर मैं परफेक्टली जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तो इंस्ट्रूमेंट का परफेक्ट पोजिशनिंग मैंने नहीं किया है, परफेक्ट एंगल पे नहीं सेट किया है, तो वो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक में आता है कि मैं जब ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ तभी मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा है, मैं लेने में ही, देखने में ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ, उसको रखने में ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ, इस टाइप का एरर्स आ सकते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एरर व्हिच वी बी टॉकिंग अबाउट इज रैंडम एरर। इन सब का हम लोग समझ जान सकते। थियोरिटिकल भी एक एरर आता है कि अगर हम लोग किसी का कानूनी, अगर कोई फिजिकल, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग बट द थ्योरी इज नॉट कंप्लीटली नोन, उसका जो अंदरूनी लॉजिक्स है, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट कंडीशन व्हिच वी हैव टू क्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, इफ इट्स नॉट कंप्लीटली नोन टू अस देन, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट में नहीं आता है। अब कोई गंवार, अब सॉरी कोई ऐसे अनपढ़ इंसान थोड़ी ना चला जाएगा भाई फिजिक्स के लेवल में, उसको थोड़ा तो जानना चाहिए। बाकी सब के बारे में रैंडम एरर्स बहुत सारे रीजन में होते हैं कि सपोज ऑसिलेशन हम लोग एक पेंडुलम का मेजर कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड नाप रहे हैं, तो अचानक एक गस्ट ऑफ विंड बाय द विंड वो फ्लो हो गया, व्हाट हैपेंस, उसका टाइम पीरियड क्या लगे, डिले हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, कुछ डिस्टर्ब होगा, अचानक अर्थक्वेक हो गया, सिंपल अर्थक्वेक हो गया, हम लोग किसी का ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कुछ भी नाप रहे थे बट उसकी वजह से मेरा वाइब्रेशन हिल गया, मेरा मेजरिंग का कैलिब्रेशन हिल गया। सो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर होता है, अचानक मेरा वोल्टेज अप डाउन हो गया तो मेरा वोल्टेज नापने में, मेरा करंट नापने में प्रॉब्लम हो गया। सो दीज आर ऑल इनसाइड रैंडम एरर्स। और एक एरर है जिसको हम लोग ब्लंडर्स भी बोलते हैं। ब्लंडर मतलब एकदम बोले ना कि वी आर टायर्ड, वो एकदम बेकार टाइप का गलती होता है कि हम लोग टायर्ड है या हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, गलती से मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया और मैंने ख्याल भी नहीं किया, थोड़ा हाथ हिल गया मैं ख्याल भी नहीं किया, मैं टायर्ड हूँ ऐसे ही पूरा दिन थक हार के फिर मैं देख रहा हूँ, तो ये सब ब्लंडर में आता है, एकदम गलत। देखा गलत चीज, देखा तो कुछ 1.02 लिखा 1.20, ये सब ब्लंडर में आता है, एकदम जो बोलते हैं ना गैर गुजरा वाला एरर उसको। नाउ एरर्स को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि एरर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है कोई भी मेजरमेंट में अगर हम लोग गलती, क्योंकि क्राइम तो नहीं है, इसको एक फॉल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा एरर की वजह से पूरा बहुत बड़ा एक घटना हो सकता है। लीक गैस जैसा एक एरर की वजह से वो हम लोग ने गलती किया, हम लोग ने रीडिंग परफेक्टली टाइम टू टाइम नहीं लिया था, तो एरर्स को फाइंड आउट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कोई पेंटिंग करवा रहे हैं तो अगर हम लोग मेरा मेजरमेंट लेने में कितना गलती मैं कर रहा हूँ, अगर उसका मैं रेंज जानता हूँ कि हाँ मैं मेजरमेंट तो कर रहा हूँ, ये अगर मैं 10 फीट का कोई वॉल को मेजर कर रहा हूँ तो उसमें कितना गलती हो सकता है, इफ दैट इज केप्ट इन आवर माइंड, इफ दैट इज रिप्रेजेंटेड, देन जो पेंटर होगा वो उतना सामान एक्स्ट्रा लेके आएगा, उसको पता होगा इतना एक्स्ट्रा मेरे को कर गलती हो सकता है, इनसे इतना गलती हो सकता है, तो मैं इतना सामान लेके आऊंगा, फ्लोरिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक फर्नीचर बनाया जा रहा है, ओके। सो अगर हम लोग को कोई भी मेजरमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन लेना है, तो उसमें परफेक्शन होना चाहिए ना, मैं कितना अच्छे से ऑब्जर्वेशन करता हूँ तभी तो मेरा जो
कैलकुलेशन होगा, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर मैं गलत वैल्यू लेके काम कर रहा हूँ तो कैसा होगा? तो जितना अच्छे से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन के परफेक्शन के ऊपर दो टर्म आते हैं, प्रिसीशन और जो दूसरा है दैट इज एक्यूरेसी। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी जैसे कि तुम देख सकते हो ऊपर बुलसआई में, एक्यूरेसी वो होता है कि मेरा जो मेन टारगेट है, मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है उसके मैं क्लोज लगाऊं। बहुत क्लोज तो नहीं भी होगा चलेगा, मगर एक्चुअल वैल्यू के आसपास है। अगर मैं एक्चुअल वैल्यू के क्लोज ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूं दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग कि मैं एक ये स्केल को इस बोर्ड का लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूं स्केल से, तो फॉर एग्जांपल ये 30 सेंटीमीटर है तो 30.13 आया, ये उसका मान के चलो एक्चुअल वैल्यू है 30.11 इसका एक्चुअल वैल्यू, तो 30.13 आया। फिर हम लोग ने देखा कि 29.99 आ रहा है, ऐसे ऐसे मैं वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। फिर 30.05 आया, ये सब मैं वैल्यू ले रहा हूं। ये 30.11 के है क्लोज, मगर आपस में बहुत क्लोज नहीं है, तो दैट कैन बी एक्यूरेट कि 30.11 के ये सब पास आ रहा है। 29.99 से हाँ थोड़ा सा तो आगे, मगर इसके तो नजदीक है, ये इसका नजदीक है, ये इसका नजदीक, सब लोग एक्चुअल वैल्यू के आसपास है। मगर प्रिसीजन होगा कि एक्चुअल वैल्यू से तो काफी दूर है भाई, उससे कोई लेना नहीं है, मगर आपस में बहुत नजदीक है। ये देखो, ये बुलसआई से बहुत ही हटकर एम किया है, बट होने के बावजूद भी गलत जगह पे भी बहुत परफेक्शन के साथ टारगेट में लगाया है। यानी एक ही जगह पे वो अपना हर एक ऑब्जर्वेशन किया। हो सकता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं स्केल में, वही मशीन में कोई गलती है, जो मशीन का उसमें जो कैलिब्रेशन, जो डिवीजन है, जो उसका अरेंजमेंट है, उसमें अगर कहीं ना कहीं गलती आ जाता है तो हम लोग एक ही जगह को बार बार मेजर कर रहे हैं। अब अगर वो एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में ही कोई गड़बड़ हो। मगर हम लोग का परफेक्शन अगर रहेगा ना तो हम लोग गलत भी बहुत ही परफेक्शन के साथ बार बार मेजर करेंगे और सबसे नजदीक मेजर करेंगे। अब ये इतना नजदीक परफेक्शन के साथ जब तुम मेजर कर रहे हो गलत चीज को भी, यानी एक्चुअल वैल्यू से, ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से भी तुम दूर मेजर कर रहे हो, बहुत दूर। अब मान के चलो सब वैल्यू आ रहा है 28.99, 28.97 और 28.95 एंड 28.96, ये तुमने मेजर किया। एक्चुअल वैल्यू से तो भाई बहुत दूर है, बट स्टिल योर वैल्यू इज प्रिसाइज। मगर इसका कुछ क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि तुम एक्चुअल वैल्यू के पास भी नहीं। तो होता बेटर बेस्ट क्या हो सकता है कि जब हमारा वैल्यू दोनों एक्यूरेट और प्रिसाइज है, तब आता क्या परफेक्शन। बोलेगा ओह ये तो एकदम परफेक्टली उस जो भी एक्सपेरिमेंट उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, तब हम लोग का डिमांड बढ़ता है। मगर हाँ ये हम लोग को पता चल रहा है कि कोई वैल्यू एक्यूरेट हो सकता है बट इट मे नॉट बी प्रिसाइज, बट कोई वैल्यू प्रिसाइज हो सकता है बट इट मे नॉट बी एक्यूरेट। बट ट्राई टू डू बोथ ऑफ दिस। इंस्ट्रूमेंट को देख लो, परफेक्ट के पास, एक्चुअल वैल्यू के पास एकदम परफेक्ट रीडिंग लो, और जब रीडिंग ले रहे हो ना तो हर बार कोशिश करो कि सबसे परफेक्ट जितना तुम सटीकता से ले सकते हो, जितना तुम्हारा कम एरर हो सकता है, यानी यू हैव टू बी प्रिसाइज मोर एंड मोर, ऑब्वियसली विथ एक्यूरेसी। सो नाउ हाउ टू फाइंड एरर्स। एरर फाइंड कैसे करेंगे? तो देखो सिंपली बात है, अगर मैं 5 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं x1, x2, x3, x4 एंड x5, और फॉर एग्जांपल यही मेरा ऑब्जर्वेशन, ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं कि 4 ग्राम का पेन, एग्जांपल जस्ट 4 ग्राम का पेन को मैं 5 बार ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली बात है, अगर हम लोग परफेक्टली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कोई भी चीज को, ज्यादा ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि 2-3 बार में तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि तुम जो मेजर कर रहे हो वो कितना परफेक्ट है। मगर तुम जब 10 बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ज्यादा बार तो तुम गलती नहीं करोगे। 2-3 बार हो सकता है पहले तुमने गलती कर दिया, उसके बाद तुम और परफेक्टली और ध्यान से फोकस लगा के देखोगे
तो तुम्हारा जो एक्चुअल वैल्यू के पास होगा ना, उसी के पास बार बार तुम्हारा वैल्यू जाएगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन आएगा, तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा तो इस वैल्यू के आसपास चारों ओर वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है, तो सबका मैं एवरेज निकाल लूंगा। तो भी यही बात है, जिस ऑब्जर्वेशन के आसपास मेरा सबसे ज्यादा वैल्यू आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, वही वैल्यू उसका एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होगा। एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूं, मगर एवरेज कहीं ना कहीं बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ उसका मीन निकालने के, अगर हम लोग मीन निकालते हैं बहुत सारा ऑब्जर्वेशन का, तो उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग को मिल जाता है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि 4 ग्राम का मैंने पेन बोला, तो मैंने सिंपल मैथ से जा रहा हूं कि 4 पॉइंट, अब देखो आया 4 एक आया 0 0, पहला ऑब्जर्वेशन 4.02 4.01 3.99 एंड 3.98। हाँ, सब ग्राम्स में मैंने मास को वेट किया, मास को मेजर किया, एंड नाउ we will be finding the mean के लिए हम लोग x बार यूज करेंगे, that is the mean। okay, now mean का नियम क्या है, we have to add up all the observations and divide it by the number of observations which will be coming by 4.00 4.02 101। ये मतलब बच्चे वाला एडिशन है, क्या करें, अब नहीं करूंगा तो करना पड़ेगा। मतलब ये तुमको इससे हार्ड आ सकता है, बड़ा बड़ा वैल्यू आ सकता है, डिवाइड बाय 5। ओके, सो अभी ये बात है, देखो प्लस प्लस करके वैल्यू क्या आने वाला है ये, ठीक है। ओके, तो एरर्स कितना आ रहा है, अब एरर फाइंड करने के, तो एक्चुअल वैल्यू के आसपास मैं लेके चला गया, अब तो मेरे को एरर ढूंढना है कि मैं गलती कितना कर रहा हूं। अगर ये मेरा एक्चुअल वैल्यू तो मैंने गलती कितना किया, अब तो मेरे को पता चलेगा। तो इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का जो एरर्स आता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर्स। सो एब्सोल्यूट एरर्स लाइक डेल, बोलो पढ़ा रहा हूं, गाना को चला रहा, क्या कर रहे, सब लोग मजा कर रहे हैं, मजे करोगे क्या होगा, सब लोग तंग आ गए। ओके, सब मजे करोगे कुछ। डेल x1 से हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एरर को डिनोट कर रहे हैं, एंड हाउ मच इज द एरर, 0। ओके, डेल x2 फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, डिफरेंस। एरर मतलब क्या है भाई, मैंने कितना गलती किया है, कुछ नहीं गलती किया है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, मैंने एग्जैक्ट निकाला, ये होता नहीं है, बस हो गया, मैंने लिखा था। तो फॉर्मूला क्या होता है, x मीन माइनस x1, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू और द मीन वैल्यू, जो हम लोग ने मीन वैल्यू निकाला है, विद द ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को वैल्यू को बारी बारी से माइनस करते जाओ, तुमको हर एक का डिफरेंस मिल जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग द एब्सोल्यूट एरर। सेकंड ऑब्जर्वेशन में मैंने कितना गलती किया है, 0.02 का माइनस नहीं कर रहा हूं, ये x बार माइनस x2 होगा। अच्छा, ये क्या होगा, x बार माइनस x3 होगा। कितना इसमें गलती आया है, प्लस 0.1 प्लस पॉजिटिव है 0.1 का। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने कितना गलती किया है, सेम, बस x4 होगा, विल बी 3.99 यानी 0.01 बट नेगेटिव में, और उसके बाद वाला डेल x5 इज x बार माइनस x5, वो कितना आया देखो, माइनस 0.02। ये सब मैं गलती कर रहा हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब इन एरर का भी तो एक एवरेज होना चाहिए कि मैंने गलती तो किया, मगर कितना लेवल तक गलती किया, वो तो मैं थोड़ा सा देख लूं। सो टू डू दैट वी नीड टू फाइंड ऑल द मीन, जितना भी एरर्स है इन सबका मीन निकाल लो, तभी हम लोग मिलेगा। अच्छा, एरर में भी कौन सा एरर, मतलब कितना लेवल का एरर में ज्यादा कर रहा हूं, कौन सा साइड का एरर में ज्यादा कर रहा हूं, क्या पॉजिटिविटी में ज्यादा करोगे, अब
पॉजिटिविटी में ज्यादा कि नेगेटिविटी में ज्यादा एरर नहीं होता। अगर मीन करने के लिए मान के चलो तुमने इसको नॉर्मली प्लस कर दिया, व्हाट विल हैपन, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये सबको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो एरर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, गलती तो गलती होता है। बोलोगे सर मैंने तो 2 सेंटीमीटर कम लिया, वो दे दो 2 सेंटीमीटर ज्यादा लिया, अरे भाई दोनों गलत हो, एक्चुअल वैल्यू कौन मेरे को देगा। तो ऑलवेज याद रखना जब भी मीन निकालोगे तो सबका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और पॉजिटिव वैल्यू निकाल के हम लोग देखेंगे कि कितना लेवल ऑफ एरर में ज्यादा कर रहा हूं, कितना एक्सटेंट ऑफ एरर में ज्यादा कर रहा हूं, है ना। ओके, सो टू फाइंड दैट जस्ट फाइंड दी मीन एरर, जिसको हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर बोल सकते हैं। हम लोग लिखते हैं डेल एक्स बार, इसको मीन एरर लिखे, ओके, मीन एरर। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ डू वी गेट, हम लोग कैसे मिलेगा। फॉर्मूला सिंपल बात है कि डेल x1 बट मॉड्यूलस में होना चाहिए प्लस डेल x2 मॉड्यूलस प्लस डेल x3 मॉड्यूलस प्लस डेल x4 मॉड्यूलस प्लस डेल x5 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट इज द फॉर्मूला। हर एक एरर्स को प्लस कर देना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं ऊपर वाला। नाउ इस फॉर्मूला से हम लोग करके देख लेते हैं क्या आएगा कि अगर मेरे को डेल एक्स बार इधर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 0, इसको प्लस करने की जरूरत है। चलो बोलेगा कोई बोलेगा नहीं सर इसको भी प्लस कराओ, सबका मैं मॉड्यूलस ले लिया। मॉड्यूलस लेने का मतलब समझते हो, कोई भी चीज पॉजिटिव हो जाना, अगर -22 मॉड्यूलस होता है तो हो जाता है +22। मॉड्यूलस लेने का मतलब ये होता है। तो 0 मॉड 0.01 मॉड फिर 0. अच्छा चलो कोई बात नहीं, 0.02, हर एक मतलब एरर को भाई मॉड्यूलस में ले लेना। 0.01 ये माइनस में है, प्लस मॉड -0.02, ठीक है, क्लियर, कोई टेंशन नहीं है ना। डिवाइडेड बाय कितना करना है, डिवाइडेड बाय 5। सो व्हाट आर वी गेटिंग, सब कुछ प्लस हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस हो गया, तो 2 3 4 5 6 कितना आ गया 0.06। क्लियर, इसका भी मॉड्यूलस डालना है, डाल दो, कम माना किया, डिवाइडेड बाय 5। ओके क्लियर, तो दिस विल बी योर आंसर। कितना आएगा 0.051 5 6 1 और 2 10 0.12, इतना ग्राम्स हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इतना ग्राम का प्रॉब्लम, ठीक है। इतना एरर मैं कर रहा हूं एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, 0.012 का मैं गड़बड़ हवा कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से मैं लिखूंगा, मैं दिखाऊंगा। तो लिख लो, इसको लिख लिया, मिटा दो। ओके, सो हम लोग इतना एरर कर रहे हैं, तो जब रिप्रेजेंटेशन का टाइम आता है हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे सामने वाले को। रिप्रेजेंटेशन से ये समझ में आता है सामने वाले को कि मेरा एक्चुअल वैल्यू जो कि कितना था 4.00, यानी मेरा मीन वैल्यू एटलीस्ट, दैट इज ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि एवरेज से पता चल गया कि कौन सा वैल्यू मेरा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा नजदीक है। बार बार मैं अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, प्लस और माइनस गलती कितना का कर रहा हूं, आगे भी गलती कर रहा हूं, पीछे भी गलती कर रहा हूं, मगर ज्यादा से ज्यादा 0.012 का मैं गलती कर रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग द मिस्टेक, 0.02 ऑल ओवर एरर का। जब मैंने हर एक एरर का मीन निकाला तो मेरे को पता चला कि मैं इतना प्लस और माइनस इतना ज्यादा या इतना कम मैं एरर कर रहा हूं, मगर टोटल एरर इतना ही है, चाहे वो आगे कर रहा हूं चाहे वो पीछे कर रहा हूं। मगर हर एक एरर मैंने बोला था काउंट होता है, तो हर एक एरर को काउंट किया गया, मगर ये एरर आगे भी हो रहा है पीछे भी हो रहा है, दैट डजंट मैटर, बट द टोटल एरर मैटर्स। प्लस और माइनस को मेरे को देना है,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम आगे कर, तुम पीछे भी कर। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड एरर्स। तुमको ऐसे 3 4 5 इतना 6 जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा तुम ऐसे करके उसको निकाल के रख सकते हो। बट इसके साथ एक चीज आता है जिसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव मतलब वो रिलेटिव नहीं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इस मान के चलो आई एम, वो डेल सिंबल से होता है और रिलेटिव एरर को हम लोग कभी कभी डेल एक्स से समझाते हैं। सो अगर मैं इस सिंबल के सारे में रिलेटिव एरर को डिनोट कर रहा हूं तो रिलेटिव एरर होता क्या है? रिलेटिव एरर ये होता है कि मेरा जो मीन एरर आया, सब एब्सोल्यूट एरर का मैंने एवरेज करके जो मीन, एब्सोल्यूट एरर या मीन, एब्सोल्यूट और मीन एरर, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, इसका एब्सोल्यूट, इसका एकदम बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसका ही एरर। अब ये मीन एवरेज एरर जितना भी ऑल ओवर आया और मेरा जो वैल्यू आया उसके जो रेशियो होता है उसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। कि एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले, एक्चुअल वैल्यू के मेजरमेंट के एक यूनिट के लिए मैं कितना गलती कर रहा हूं। एक यूनिट इसका मेजरमेंट करने के लिए पर यूनिट के लिए डिवाइड क्यों किया जाता है? एक को नापने के लिए एक यूनिट मेजरमेंट के लिए मेरा एरर क्या अमाउंट कितना है और मैं जस्ट डिवाइड कर दूंगा। वेरी सिंपल, व्हाट इज द वैल्यू? 0.012 ऑब्वियसली पॉइंट के पहले 0 लगा देना वरना कोई समझता नहीं है, टीचर बोलेगा बिंदु लग गया कहां से, डिवाइड कर दो आंसर तुम्हारे साथ। दिस इज द रिलेटिव एरर। और इसी रिलेटिव एरर के साथ अगर हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मान के चलो हम लोग को 50 में 35 मिला, ये मेरा मार्क्स, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाता है? परसेंटेज। इजंट इट सो? अच्छा, तो मैं अगर रिलेटिव एरर को ये जो आया डेल एक्स, इसी के साथ मैं अगर 100 मल्टीप्लाई कर दूं दैट मींस डेल एक्स बार बाई एक्स बार। नीचे हमेशा क्या करना चाहिए कि भाई एक्चुअल वैल्यू के एक यूनिट के लिए मैं कितना गलती कर रहा हूं। हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो सकता है 10 किलोमीटर हो, मगर एक किलोमीटर के लिए, एक सेंटीमीटर के लिए मैं कितना गलती निकालता हूं, इसी के लिए रिलेटिव एरर है। और रिलेटिव एरर को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो बता देता है कि 100 के लिए मैं कितना गलती कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज कभी 100 में नापा जाता है। पर सेंट मतलब 100, 100, 1 सेंट में 100 होता है। ओके, तो ये वैल्यू को, इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? 0.012 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 एंड 400 से डिवाइड करोगे तो 25 12 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना एंड यू विल बी गेटिंग द परसेंटेज एरर। क्या एरर? परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर को भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। परसेंटेज एरर को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर लोगों को बताना रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सिंपल बात है कि जैसे उसका एक्चुअल वैल्यू था 4.00, इसका एक्चुअल वैल्यू है, प्लस और माइनस इसका जितना भी परसेंटेज होगा, ठीक है ना, उस वैल्यू परसेंट, मेरा परसेंटेज एरर कुछ आया है, उस परसेंटेज एरर को मैं इधर बिठाऊंगा तो कितना परसेंट? सिंपल। उसमें हम लोग वैल्यू डाल रहे थे, इसमें हम लोग ने आलू डाल, सोना, जो भी परसेंटेज में आया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। और वही वैल्यू को मैं इधर डालूंगा, परसेंटेज लिख दूंगा। परसेंटेज लिखना जरूरी है कि 4 में इतना परसेंट में गलती कर रहा हूं, क्योंकि परसेंट का वैल्यू कम होगा ज्यादा होगा, ये परसेंट में वैल्यू दे रहा है और ये एक्चुअल में वैल्यू दे रहा है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा, दिमाग में रख देना। तो आज के लिए ना बस बेसिक इंट्रोडक्शन एरर, मैं मिनी और माइक्रो लेक्चर सिला रहा हूं, मैं ज्यादा भी लंबा कुछ करना ही नहीं चाह रहा। बाकी 20-22 मिनट का वीडियो हो जाएगा, उससे भी लंबा हो जाएगा, बस शॉर्ट में मैं ला रहा हूं और जिसके अंदर हम लोग एक ही चीज को इलोबरेटली समझे, एक ही चीज समझे, उसका हर एक प्रोज एंड कॉन समझे। कल हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे, यानी अभी तो ये एक ऑब्जर्वेशन का एरर है, अभी कोई दूसरा अगर मेरे को फिजिकल क्वांटिटी वो भी मैं नाप रहा हूं और उन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, यानी मैंने मास भी नापा और जी भी नापा, तो दोनों में ही मैं अगर एरर आ गया, मेरा जी भी नापने में मैं अलग हाइट में ले रहा हूं, मैं जी का वैल्यू गलत ले लिया और मैं मास भी गलत ले लिया हूं,
तब मेरा एरर कितना बढ़ जाएगा। 2 फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरर कैसे होता है, अगर प्लस सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो कैसे होता है। कल का वीडियो इसी के ऊपर होगा। स्टेट टू ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।